बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है बाखबर, मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत की तमाम तर तवज्जो, तमाम तर एनर्जी मईशत को तगड़ा करने की जानिब मरकूज़ है, उसी तरफ सारी तवज्जो लगी हुई है। और वज़ीर आज़म जिस अंदाज़ में ज़ाती दिलचस्पी ज़ाहिर कर रहे हैं वो भी यकीनन काबिल सताइज है। आज भी वज़ीर आज़म के ज़ेर सदारत एक इंतहाई अहम इजलास हुआ है जिसमें उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में सरमायाकारी वहाँ आती है जहाँ कारोबार के लिए सहूलतें ज़्यादा होती हैं, लिहाजा कारोबार में जो मुश्किलात हैं, जो परेशानियाँ हैं, जो भी जिस भी तरह के कंसर्न्स हैं उनको कम से कम किया जाए ताकि तिजारत को फ़रोग़ दी जा सके। और बैरून सरमायाकारी के हवाले से SIFC का जो किरदार है वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। मईशत के हवाले से जो जिस तरह से वो किरदार अदा कर रही है उस पर भी आज हम प्रोग्राम में बात करेंगे। लेकिन हम ये भी बात करेंगे कि जो आलमी जरीदे हैं वो भी पाकिस्तान की मईशत के हवाले से अब अच्छी बात कर रहे हैं और उसकी बेहतरी के आसार आ रहे हैं, इस पर वो बात कर रहे हैं। एक रिपोर्ट मैं आपके सामने रखती हूँ वफाकी इदारा बराए शुमारियात की, उसको देख लेते हैं। उसका क्रक्स मैं आपके सामने रख देती हूँ। महंगाई की शरह में वो कहते हैं बतदरीज कमी वाक़ हो रही है, तरसीलाते ज़र में इजाफा हो रहा है। और जो हालिया हफ्ते में मुल्क में महंगाई की शरह है उस हवाले से ये रिपोर्ट हमें बताती है कि 1.39% कमी वाक़ हुई। यकीनी तौर पे ये काबिल सताइश एफर्ट है मौजूदा हुकूमत की, जबकि इससे पिछले हफ्ते में ये कमी जो थी वो 1% रही थी। सालाना बुनियादों पर अगर बात की जाए जो हफ्तावार महंगाई उस हवाले से मजमूई शरह की अगर मैं बात करूँ तो ये 24.37% से कम होकर 22.32% की शरह पर आ गई है। यकीनी तौर पर यह एक और अच्छी खबर है। हालिया हफ्ते के दौरान 13 अशय ज़रूरिया की कीमतें ऐसी हैं जिसमें कमी वाक़ हुई है, 12 ऐसी हैं जिनमें इजाफा हुआ है और 25 अशय ज़रूरिया की कीमतें ऐसी हैं जो कि मुस्तहकम रही हैं। लिहाजा हम ये कह सकते हैं कि जनाब अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं। आज वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात अता उल्लाह तारर साहब ने भी प्रेस टॉक की जिसमें उन्होंने कहा था कि हुकूमत की तमाम तर तवज्जो मईशत की बेहतरी के लिए और उसको मुस्तहकम करने के लिए लगी हुई है। तो आज हम प्रोग्राम के पहले हिस्से में इसी हवाले से बात करेंगे। मुझे इस्लामाबाद स्टूडियो में और लाहौर स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर चुका है मेरा पर्टिनेंट पैनल। मैं तारुफ करवा देती हूँ, फिर डिस्कशन को ओपन करते हैं। मेरे साथ इस्लामाबाद में मौजूद हैं शनीला अमार साहिबा, बहुत शुक्रिया शनीला आपका। डॉक्टर फारूक आदिल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, बाबर गौरसी साहब मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया मेरे तज्जियाकारों का। लाहौर में हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं सज्जाद अनवर साहब और मोहम्मद नौशाद अली साहब, आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया सर। शनीला, सबसे पहले मैं आप ही की जानिब आऊँगी। मईशत के हवाले से हम देख रहे हैं कि वफाकी इदारा बराए शुमारियात की रिपोर्ट हमारे सामने है। महंगाई में बतदरीज कमी आ रही है, ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है, दीगर मस्बत माशी सरगर्मियाँ देखने में आ रही हैं। क्या ये जो कठिन माशी फ़ैसले लिए गए हैं आम आदमी तक इसके असरात पहुँचना शुरू हो गए आपके ख्याल में? देखिए नाज़िया, जब PDM की हुकूमत आई थी तो उनके सामने बहुत सबसे बड़ा जो चैलेंज था वो माशी चैलेंज था। एक तरफ आपके ज़र मुबादला के ज़खायर बुरी तरह से गिर चुके थे, रूस यूक्रेन की वार होने की वजह से आपकी गैस के प्राइसेस बहुत ऊपर तक चली गई थी। IMF के साथ जो हमारा मुआहदा था वो जो पिछली हुकूमत थी जो उन्होंने बिजली की कीमतें और जो पेट्रोल की कीमतें जो थी उन्होंने फिक्स कर दी थी कम करके, जबकि IMF के साथ मुआहदे में ये था कि उनको बढ़ाना है, उसकी वजह से वो मुआहदा खत्म हो चुका था। तो बड़े वो चैलेंजेस थे। उसमें सबसे पहला चैलेंज ये था कि आपने माशी तौर पर मुस्तहकम होना है, मुल्क को डिफॉल्ट से निकालना है, और वो उसकी वजह से बड़े मुश्किल फैसले लिए गए, बड़ी तनकीद हुई क्योंकि जाहिर है जो गरीब आदमी था जब महंगाई ज़्यादा हो रही थी, बिजली के गैस के बिल ज़्यादा आ रहे थे, वो परेशान थे। और उस वक्त PDM की हुकूमत जो थी, नवाज लीग की जो खास तौर पे हुकूमत थी, प्राइम मिनिस्टर उनके थे, तो वो यही कहते थे कि हमने रियासत को बचाया है सियासत के ऊपर। और जो उनका अपना वोटर था वो भी तनकीद करता था कि जी क्यों आपने जो पिछली हुकूमत है उनका अपने सर के ऊपर गंद ले रहे हैं, कि उन्होंने ये सारे जो उनके मुश्किल जो फैसले थे वो सारे आपके ऊपर आ रहे हैं। लेकिन उन्होंने वो सब कुछ किया इस मुल्क को बचाने के लिए। सबसे पहले उन्होंने डिफॉल्ट से बचाया, जो IMF के साथ मुआहदा था उसको रिन्यू करवाया। उस वक्त जो ये शॉर्ट टर्म एग्रीमेंट जो हुआ था जिसमें 3 किस्तें हमें मिलनी थी, और उनके साथ जो उनके साथ एग्रीमेंट में चीज़ें करके आए थे एग्री वज़ीर आज़म, उस सब पे अमल दरामद करना शुरू कर दिया। ठीक है। उसी की वजह से आप देखें कि जो IMF के साथ हमारा मुआहदा था बड़ा स्मूथली वो अपनी तकमील को पहुंचा। ठीक है, और हमें अपनी तीनों अक़साद जो थी वो मिल गई हैं। माशी तौर पे आपका मुल्क मुस्तहकम हो चुका है। अब उसके बाद जो अगला स्टेप अब जो हुकूमत नवाज लीग की आई, उनका ये था कि आपने गरीब आवाम के लिए उसको रिलीफ पहुंचाना है। तो उसमें देख लें आप बतदरीज जो महंगाई के अंदर कमी हुई है। आटे की कीमत देख लें कि कहाँ पे आपको 2800 रुपये का मिल रहा था 20 किलो आटा, अब वो आपका 1800 रुपये के ऊपर आ चुका है। रोटी की कीमत जो है वो कम हो चुकी हुई है। आपके कुकिंग ऑयल की कीमत जो है वो कम हो चुकी है। सब्जियों की, फ्रूट की, दालों की, वो चीज़ जो गरीब के फायदे के लिए वो उसके और ज़रूरी चीज़ें थी।
اب جو حکومت ہے اس کا ٹاسک آگے یہی ہے کہ جی وہ ڈالر کی قیمت کو کم کریں تاکہ اس کے ذریعے پیٹرول کی قیمت کم ہو, بجلی کی قیمت کم ہو, گیس, کیونکہ ہماری بجلی گیس کی جو قیمتیں ہیں وہ لنک ہے ڈالر کے ساتھ. اب اس میں آگے جا کے جو کام وہ کریں گے وہ ظاہر ہے پالیسیز کے اوپر کام کرنا, اور اس کے اوپر بھی حکومت کام کرنا شروع کر چکی ہے کہ ظاہر ہے آپ نے ملک میں انویسٹمنٹ لانی ہے, انویسٹمنٹ آئے گی, آپ کے زر مبادلہ کے ظاہر بنے گا. اب دیکھیں ترسیل زر کا یہ ہوا تھا کہ جب آپ کے ڈالر میں جو آپ کا انٹر بینک کا ریٹ تھا اور جو آپ کا اوپن مارکیٹ کا ریٹ تھا اس میں بہت زیادہ گیپ تھا. اس کی وجہ سے جو تھا نا ہنڈی کے ذریعے اس طرح سے لوگ پیسے بھیجنا شروع ہو گئے تھے, تو آپ کے زر مبادلہ کے ظاہر اس وجہ سے بھی کم ہو رہے تھے. لیکن اب آپ دیکھ لیں کہ ریکارڈ بن رہے ہیں کہ آپ کی ترسیلات زر جو ہیں بڑھ رہی ہیں, اس کی بڑھنے کی شرح بڑھ رہی ہے, تو اس کی وجہ سے آپ کا زر مبادلہ کے ظاہر جو وہ بھی بڑھ رہے ہیں. تو اب آگے پالیسیز پہ کام کرنا ہے, اسمگلنگ کو روکنا ہے, نجکاری کرنا. ہاں جی, مزید آپ پالیسیز جو ہے نا ان کو بنانے کا آپ نجکاری کریں, آپ ٹیکس کی جو ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں, اس کے علاوہ جو حکومتی مرات اس کو کم کیا جائے, غریب پہ کم ٹیکس لگایا جائے, امیر پہ زیادہ ٹیکس لگایا جائے, ڈالر کی قیمت کو جو ہے کم کیا جائے, تو اس سے مزید جو ریلیف ہے گراس روٹ لیول کے اوپر لوگوں کو پہنچنا شروع کرے گا. لیکن اس کی ابتدا ہوگی اور آنے والے دن میں مزید اچھی خبریں جو ہیں وہ عوام کو ملیں گی. ڈاکٹر صاحب, شنیرا نے بڑی اہم بات کی, میں تھوڑا سے آگے چلتی ہوں. معیشت کی بہتری کے لیے جو موجودہ حکومت ہے اس کی جو معاشی سفارت کاری اثر, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, وہ کس لائن کی جانب گامزن ہے؟ پھر وزیر اعظم کا ذاتی دلچسپی لینا, پھر SIFC کا قیام, وزیر اعظم نے آج بھی اجلاس کیا, جس طرح شنیرا نے کہا پرائیویٹائزیشن کی بھی بات ہوئی, بیرونی سرمایہ کاری کی بات ہوئی, یہ ساری چیزیں اوور آل, اور پھر وزیر اعظم کے جو حالیہ دورے ہیں, یہ اوور آل ایک کلیکٹیو ایفرٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں سر؟ دیکھیں, یہ جو چیز آپ کہہ رہی ہیں, سفارت کاری بھی ہے, وزیر اعظم کا انٹرسٹ بھی ہے, اور جو ابھی آپ SIFC کے اجلاس کی بات کر رہی ہیں, دیکھیں یہ اس کو اگر آپ ہولسٹیکلی دیکھیں تو یہ ایک پالیسیوں کے تسلسل کے نتیجے میں ہمیں یہ نتائج مل رہے ہیں. پالیسیوں کا تسلسل کیا مطلب؟ پالیسیوں کا تسلسل سے مراد یہ ہے کہ PDM کی 16 ماہ کی حکومت, اس دور میں پالیسیز بنی اور اس بات کا اہتمام کیا گیا کہ جب آگے عبوری یا نگراں حکومت آئے گی تو وہ چیزوں کو پلٹ نہیں دے گی, اس کو کنٹینیو کیا جائے گا. تو وہ کنٹینیو ہوئی, اور وہی کنٹینیویشن آپ کی اس حکومت میں آپ کو نظر آ رہی ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کے ہاں بتدریج, اب اعداد و شمار آپ نے بھی شیئر کر دیے, شنیلا نے بھی کر دیے, بتدریج آپ کی صرف کھانے پینے کی چیزیں نہیں, وہ قیمتیں جو آسمان پہ چلی گئی تھی, یعنی آپ سوچتے تھے کہ یار 50-60 لاکھ کی بھی گاڑی ایک نارمل جو ہم گھر میں لے لیا کرتے تھے, اب وہ 50-60 لاکھ روپے کی ہو جائے گی یا اس سے بھی اوپر نکل جائے گی, وہ بھی نیچے آ رہی ہے. تو یہ مجموعی طور پہ فرق پڑ رہا ہے. تو اس کی بنیادی جو ایک سبب ہے وہ ہے پالیسی کا تسلسل, اور یہ سبق جو ہے اب ہم نے یہ سیکھ لیا ہے, ہماری اسٹیٹ نے بھی, اور یعنی اس کے علاوہ سٹریس ہے آنے والے ادوار کے لیے بھی کہ دیکھیے حکومتیں بدلتی رہتی ہیں, ریاست وہی ہے, اور اگر ریاست وہی ہے تو اس کے عوام بھی وہی ہیں, تو اس کی پالیسیوں میں تسلسل ہونا چاہیے. تو اس کا ایک پہلو یہ ہے. دوسرا معاملہ بہت اہم ہے, وہ یہ کہ جب یہ حکومت بنی فروری کے انتخابات کے بعد, تو ان انتخابات کے بعد بہت چیمگوئی تھی. خود حکمراں جماعت کے اندر بھی موجود تھی, حکمراں اتحاد کے اندر موجود تھی, اور نارملی بھی لوگ تبصرہ کر رہے تھے کہ جی مسلم لیگ کو حکومت نہیں لینی چاہیے, پنجاب کی حکومت ٹھیک ہے لیکن مرکز میں نہیں آنا چاہیے. لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں اب تقریباً 2 مہینے یا 2 مہینے سے 8-10 دن اوپر ہو گئے ہوں گے, تو اس عرصے کے دوران میں, آج 9 تاریخ ہے نا, 10 تو 2 دن اوپر ہو گئے, تو اس 2 مہینے کے عرصے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حکومت کی کارکردگی بہتر ہے. آپ اس کو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا اسٹاک ایکسچینج مسلسل کارکردگی کا مظاہرہ کر رہا ہے, آپ کے یہاں مسلسل سرمایہ کاری کے لیے ایکٹیویٹی پیدا ہو رہی ہے, اور آپ کا جو اعتماد شیٹر کر دیا گیا تھا ایک منصوبہ بندی کے تحت, پاکستان کو اقتصادی طور پر تباہ کرنے کی ایک منصوبہ بندی کے تحت یہ ساری کام کر دیا گیا تھا. اس کی وجوہات کیا تھی میں بار بار ذکر کر چکا ہوں. تو اب وہ واپس پلٹ رہا ہے, آپ کا اعتماد بحال ہو رہا ہے. آپ کا اعتماد بحال ہو رہا ہے تو سرمایہ کاری کے بھی معاملات پیدا ہو رہے ہیں, کاروبار کے لیے سازگار ماحول بھی پیدا ہو رہا ہے, اور معاملات جو ہیں وہ ٹھیک ہو رہی ہیں. اب آپ یہ دیکھیں گے, میں یہ سمجھتا ہوں, میری ذاتی رائے ہے, یہ کوئی وہ نہیں ہے, میرے پاس خبر نہیں ہے, وہ یہ کہ اب اس حکومت میں آپ یہ دیکھیں گے
کہ مزید حصے دار بھی آ سکتے ہیں اور وہ کلیکٹیولی ان چیزوں کو مزید بہتر کر سکتے ہیں. بالکل ٹھیک. وہاں پہ غور سے صاحب ایک تو ڈاکٹر صاحب نے فرمایا کہ جو پالیسیز کا تسلسل جب تک نہیں ہوگا تو عام آدمی کی زندگی میں پھر کوئی فرق نہیں پڑے گا. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے اور یہ اچھی بات ہے کہ 16 ماہ کی حکومت اور اب حکومت اس کو بڑے تسلسل کے ساتھ لے کے جا رہی ہے اور پچھلے 2 ماہ کے حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی ہے. میثاق معیشت سے اس وقت اس کی کس قدر ضرورت ہے ہمیں اور کیا اس کے لیے ہم تیار ہیں؟ جی نازیہ، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں، آپ نے بھی اپنے انٹرو میں کہا کہ جو مہنگائی کی شرح ہے وہ کم ہوئی ہے اور اس کا جو امپیکٹ ہے وہ عام لوگوں پر آیا ہے، بالکل آیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. جو آپ کی روزہ مرہ کی ضروریات ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اشیاء ہیں اور جو آپ LPG کی بات کرتے ہیں، گیس کی، بجلی کی، ان کے اوپر بڑا امپیکٹ آیا ہے اور اس امپیکٹ کی وجہ سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ مہنگائی کی شرح کم ہوئی. اور آپ نے جس طرح اسٹیٹسٹکس کی بھی بات کی ہے، ابھی آپ دیکھیں گے اگر آپ انٹرنیشنل جتنے بھی فائنینشیل یہ جو اداریہ لکھنے والے لوگ ہیں یا میگزینز ہیں، فائنینشیل ٹائمز کی بات کر لیں یا ایسے ادارے ہیں جو اپنی رپورٹس بناتے ہیں مختلف ممالک میں، وہاں پہ یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، جس طرح کہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، ورلڈ بینک ہے، اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ جائکا ہے جیپنیز جو ہے، اور اس کے جیم اونیل ہے جو فائنینس پہ لکھتے ہیں، تو یونائٹڈ نیشنز ہیں، ان کی رپورٹس کے مطابق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پچھلے 2-3 مہینوں سے جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے، پاکستان کی جو اس وقت فائنینشیل سچویشن ہے وہ بہتر سے بہتر ہوتی نظر آ رہی ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو سال ہے اس میں معاشی جو اشاریے ہیں وہ نمایاں نظر آئیں گے اور لوگوں کو پتہ چلے گا کہ کن کن شعبوں میں پاکستان نے ترقی کی ہے. اور بات آپ نے ابھی کی ہے کہ جی ہمیں جو ہے کہ میثاق معیشت کی کتنی ضرورت ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سے پہلے میثاق جمہوریت ہوا تھا. آج اسی میثاق جمہوریت کی وجہ سے 2 ایسی پولیٹیکل پارٹیز تھیں جو ایک دوسرے کے اپوننٹ تھیں، لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ وہ اکٹھی بیٹھ گئی. تو ایک اچھی بات ہے کہ میثاق اس وقت جو ہمیں معیشت کی اتنی زیادہ ضرورت ہے، بلکہ یہ ہونا چاہیے کہ میثاق جمہوریت جو ہے وہ رہے نہ رہے، لیکن جتنے بھی لوگ ہیں جو ایک دوسرے کے خلاف ہیں، اس وقت اپوزیشن میں ہیں، مولانا فضل الرحمان ہیں یا دوسرے لوگ ہیں، عمر ایوب ہیں، یہ وہ، ان کو ٹھیک ہے میثاق جمہوریت نہ کریں، لیکن کم از کم ملک کی خاطر جو ہے میثاق معیشت کر لیں تاکہ ملک کی اکانومی چلتی رہے. آپ اپنی پالیٹکس اس وقت تک کر سکتے ہیں جب ملک کی جڑیں مضبوط ہوتی ہیں، جب ملک کی معیشت مضبوط ہوتی ہے، جب ملک کے ادارے مضبوط ہوتے ہیں، تو پھر تمام چیزیں ہوتی رہتی ہیں. تو اس وقت ہمیں تمام چیزوں سے باہر نکل کر صرف یہ سوچنا ہوگا کہ ہم نے اپنی معیشت کو کیسے بہتر کرنا. اگر آپ کی معیشت بہتر ہو جاتی ہے تو اس کے ساتھ آپ کی تمام چیزیں جو ہیں وہ پازیٹیو، ان کے ریزلٹس بھی آنا شروع ہو جائیں گے اور لوگوں میں بھی ایک ہوپ نظر آئے گی. کیونکہ ابھی جب تک آپ فائنینشلی سٹیبل نہیں ہوتے تو آپ کی جو عام آدمی کی زندگی میں بھی وہ نمایاں تبدیلیاں نہیں آ سکتی جو کہ ایک سٹیبل اور معاشی جو مستحکم ممالک ہوتے ہیں یا انڈیویجولز ہوتے ہیں ان کی لائف میں ہوتی ہیں. تو اس لیے اس وقت جو بھی ہماری قیادت ہے، جس طرح کہ شہباز شریف ہیں، ان کے ساتھ کولیشن پارٹنر ہیں، ہم ایون SIFC کی آپ بات کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے سپہ سالار ہیں، ان کا سارا فوکس یہ ہے کہ کس طریقے سے ہم نے پاکستان کی معیشت کو مضبوط کرنا ہے اور اس کے لیے وہ دن رات ایک کیے ہوئے ہیں. اور آپ نے دیکھا بھی ہے سب آپ کو میں یہاں پر روک رہی ہوں کہ SIFC کے حوالے سے بھی ہمارے جو سپہ سالار ہیں انہوں نے یہ بات کی کہ SIFC کے قیام کے حوالے سے بھی جو ہے وہ اتنی نیگیٹیوٹی پھیلائی جا رہی ہے، جبکہ مقصد جو ہے وہ کسی کی پاور کے اندر انٹرونشن کرنا نہیں ہے بلکہ سہولت فراہم کرنا ہے تاکہ ملک کی معیشت بہتر ہو. تو اس سے بھی ہمیں دیکھنا ہوگا کہ کہاں پر تنقید بنتی ہے اور کہاں پر جو ہے تعریف بنتی ہے. جی بالکل نیگیٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں. اس کے اندر ایک وزڈم ہے، جب موقع آئے گا تو میں بات کروں گا. جی اچھا بالکل، جو ہم SIFC کی بات کرتے ہیں، کیونکہ جو بھی کوئی اچھا کام آپ کرنے جا رہے ہوتے ہیں نا تو اس پہ تنقید پہلے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے. کیونکہ SIFC کی وجہ سے ابھی آپ دیکھیے گا اگلے 2-3 مہینوں میں کہ کتنے بلین ڈالرز جو ہیں وہ پاکستان میں آئیں گے. اور جو SIFC بنانے کا مقصد ہے اس کی جو سربراہ ہیں وہ بالکل پرائم منسٹر آف پاکستان ہے. اور اس کے جو ممبرز ہیں اس میں جو ہیں ہمارے سپہ سالار ہیں اور دوسرے جو منسٹرز ہیں اور اسی طرح جو آپ دیکھ لیں سیکریٹریز ہیں. تو ہمیں یقیناً ان پروپیگنڈوں سے نکلنے کی ضرورت ہے. وقت آ گیا کہ میچور قوم جیسا پروپیگنڈاز کیے جاتے ہیں اس کا مقصد صرف اور صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کی توجہ ہٹانا، لیکن وہ بالکل آپ اپنی توجہ جو ہے SIFC کے اوپر رکھے ہوئے ہیں. اور آپ دیکھیے گا کہ اس SIFC کی وجہ سے آپ کی جو اکانومی ہے وہ فلرش ہوگی. بالکل ٹھیک. ایک جملے کی اجازت ہے تو میں وضاحت کر دوں. دیکھیے SIFC کیوں ہے ضروری؟ یہ ون ونڈو آپریشن کے لیے ہے. کیا وجہ تھی؟ ماضی میں آپ ڈیسیجن لیتے تھے تو مختلف سٹیک ہولڈرز تھے اسٹیٹ کے، وہ اپنے اپنے ڈیسیجن لے کر چیزوں کو خراب کر دیتے تھے.
مثال के तौर पे आप निजकारी कर रहे हैं, एक डिसीजन आ गया, हर चीज़ तलपट हो गई, गवर्नमेंट ही गई। तो अब ये इदारा जो है रियासत का पूरा उसके पीछे खड़ी हो गई है, लिहाजा आपके फैसले अब उस तरह से पलट नहीं सकते। ठीक है, बिल्कुल ठीक। सजाद साहब, माशी अशारिये हमें बेहतरी की जानिब जाते हुए नज़र आ रहे हैं, महंगाई की शरह जो है वो कम हो रही है, आलमी जरीदे इस बारे में बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो बेहतरी की जानिब गामज़न है और आने वाले वक्त में आम आदमी तक उसके असरात जाएंगे। IMF ने मौजूदा हुकूमत की तारीफ़ की, ये सारी चीज़ें अपनी जगह सर, लेकिन हम ये जानते हैं कि जो हमारी सियासत है वो हमारी मईशत के साथ जुड़ी हुई है। जहाँ पर हमने देखा कि मईशत के इस्तेहकाम के लिए हुकूमती काविशें जो हैं वो बढ़ती हैं, असरात जो हैं वो आम आदमी तक उसके समरात पहुँचना शुरू होते हैं, तो फिर हम देखते हैं कि फिर सियासी अदम बर्दाश्त की कैफियत हमें फिर नज़र आती है, जहाँ पर फिर हम वहीं पर खड़े हो जाते हैं जहाँ पहले थे। एक तो सर पॉलिसीज़ का तसलसल बगैर किसी रुकावट के ये कितना ज़रूरी है सर, और दूसरा क्या आपको लगता है कि इस मौजूदा वक्त में सबको इकट्ठा बैठ के मईशत के लिए कम से कम एक पेज में होना बहुत ज़रूरी है? सजाद साहब। जी बिल्कुल, ये जो चार्टर ऑफ इकॉनमी की बात है, ये तो काफ़ी अरसे से ये आइडिया ज़ेर बहस है पिछले 3-4 सालों में, लेकिन बदकिस्मती है पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है वो किसी वक्त भी सेटल्ड नहीं होती, नॉर्मल नहीं होती, कोई ना कोई हर वक्त एक तूफ़ान प्याली के अंदर बरपा रखा जाता है और खाम में एक डिस्टेबलाइजेशन रहती है, जिसकी वजह से हमारी इकॉनमी न सिर्फ सफ़र करती है बल्कि डेक्लाइन का शिकार होती है। अभी जिन बेहतरी आई है, जो मुख्तलिफ चीज़ों में महंगाई कम हुई है, जो फिस्कल डिसिप्लिन आया, उसकी जो बात कर रही थी, उसकी बुनियादी वजह ये है कि जब PDM की गवर्नमेंट बनी उसके बाद जो केयर टेकर सेटअप आया और जो इस वक्त नई गवर्नमेंट इंस्टॉल हुई है, यहाँ पे तीनों जगह पे हमने देखा कि बहुत फ्रीक्वेंटली उन्हीं पॉलिसीज़ को स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया गया जिनकी बुनियाद PDM गवर्नमेंट रख के गई थी। और तो लिहाजा वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का जो ज़ाती दिलचस्पी के साथ जो उन्होंने IMF के साथ स्टैंड बाई एग्रीमेंट किया वो, और उसके बाद शमशाद साहबा जो कि मिनिस्टर फॉर फाइनेंस थी केयर टेकर सेटअप में, और उसके बाद जो औरंगज़ेब साहब आए, इन्होंने ख़ास तौर पे ये बहुत परफेक्ट पॉलिसी लेवल पे इतने स्ट्रिक्ट फैसले किए हैं कि जिसके नतीजे में इंटरनेशनल मॉनिटर्स जितने भी हैं वो सारे तारीफ़ कर रहे हैं पाकिस्तान के फिस्कल डिसिप्लिन की, और उसको रिफ्लेक्ट होता हुआ हम देख रहे हैं इस वक्त स्टॉक मार्केट में भी, और बाज़ चीज़ें जो सस्ती हो रही हैं, जो कि जिन चीज़ों का इनपुट सस्ता हो रहा है उसके नतीजे में, जैसे घी है और बाकी चीज़ें हैं जिनकी कीमतों में कमी आई है, आटे की कीमतों में कमी आई है। तो मैं समझता हूँ कि एक तो अपर लेवल पे पाकिस्तान में एक पॉलिसी साजी की जाती है फेडरल गवर्नमेंट की सतह पे या सूबों में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट्स होते हैं वो, लेकिन एक बड़े पैमाने पे पूरे पाकिस्तान में नए अदारे बनाने की ज़रूरत है जिनको हम प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ कहते हैं। जैसे पाकिस्तान में एक नया अदारा पिछले कुछ सालों में बना था फूड कंट्रोल अथॉरिटी का, तो जो खुराक में मिलावट है उसको उन्होंने पकड़ा, एक सेक्रेटरी लेवल का आदमी उसका चेयरमैन बनाया गया। इसी तरह अभी तक जो प्राइस कंट्रोल अथॉरिटीज़ उस तरह से नहीं काम कर रही, उतनी पावरफुल नहीं है प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी जितनी होनी चाहिए। तो एक ऐसा सिस्टम बनना चाहिए जिससे कम से कम जो ग्रॉसरी के स्टोर से लेकर और वेजिटेबल और फ्रूट्स, इन सारी चीज़ों को रेगुलेट किया जा सके। बहुत सारी महंगाई नाज़िया ऐसी होती है जो कि मसनूई होती है, जो कि खुद पैदा की जा रही होती है। अभी देखें पेट्रोल की कीमत बढ़ती है तो साथ ही किराए और बहुत सारी चीज़ों की कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, लेकिन जब पेट्रोल की कीमत कम होती है तो किसी भी चीज़ की कीमत कम नहीं होती। तो हमें अपना ये जो सिस्टम है ना प्राइस कंट्रोल का, इसको ठीक करने की ज़रूरत है। और ये गवर्नमेंट मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे फैसले कर रही है, लेकिन वो जो आपने पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की बात की, उसका तो ख्वाब भी देखा जा सकता है। पाकिस्तान जैसे मुल्क में हमने हर वक्त देखा कि जब भी कोई गवर्नमेंट आती थी तो उसको ऐसे मसाइल का सामना करना पड़ता था जिसमें वो
अपने ठीक है, फैसले सजाद साहब, अब आज़ादाना जो है नहीं ना, कर वो पा ख्वाब रही तकमील थी। के मरहले में दाखिल हो चुका है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। नौशाद साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी सर, फिर मैं दूसरी सेगमेंट की जानिब भी मैंने जाना है। एक आम आदमी को सर इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि सड़कों पे कौन निकल रहा है और कौन नहीं निकल रहा। अगर उसके घर में उसके बच्चे खाना खा रहे हैं, उसकी ज़रूरियात ज़िंदगी और उसकी मुश्किलात में कमी है, तो वो उसके लिए यही सब कुछ है। बात यह है, जिस तरह से अभी सजाद साहब ने बात कही कि प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो आर्टिफिशियल जो हम देखते हैं इन्फ्लेशन हो जाती है, उसको कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि उसकी वजह से आम आदमी की ज़िंदगी वहीं की वहीं रहती है। पॉलिसीज़ भी हुकूमत बना लेती है, कह भी देती है कि इन चीज़ों की प्राइस कम हो गई है, लेकिन मसनूई किल्लत क्योंकि पैदा कर दी जाती है या मसनूई महंगाई पैदा कर दी जाती है, तो आम आदमी की जो मसाइल हैं वो वहीं के वहीं रहते हैं। इसको कंट्रोल करना कितना ज़रूरी है सर? देखिए, ये तो बिल्कुल सामने की बात है कि अगर मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है और या मसनूई महंगाई करने की कोशिश की जा रही है, तो इसका तदारुक जो है वो सिर्फ प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी के ज़रिए ही मुमकिन है। माजी में जो हमारे मजिस्ट्रेट थे, वो उनके पास ये ताकत हुआ करती थी, फिर प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ बनाई गई। हमारे यहाँ प्राइस कंट्रोल कमेटियाँ भी बस सियासी नौइयत की होती हैं और उनके पास इख्तियार भी वैसे ही होता है। अभी आपको ये हमारे सामने अभी कुछ दिन पहले ये बात कही गई है कि हमारे यहाँ तो ये मैकेनिज्म ही मौजूद नहीं है जिसको कानूनी जो है उसकी बैकिंग है वो मौजूद हो। सो इसके लिए लेजिस्लेशन की भी ज़रूरत है और उसके साथ साथ इसकी इम्प्लीमेंटेशन करने की ज़रूरत है। मैं ये समझता हूँ कि अगर आप सिर्फ गवर्नेंस को स्ट्रिक्ट करते हैं या ये आपके पास ये जो जिस लेजिस्लेशन की ज़रूरत की बात की जा रही है, लेजिस्लेशन मौजूद हो और उसके लिए आपके पास ऑर्गन्स मौजूद हों जो उसको इम्प्लीमेंट कराएं, तो 10-15% तो महंगाई आपके यहाँ वैसे ही जो है वो कंट्रोल में आ जाती है। जो एक्चुअली आम लोग जो है वो फ़ायदा उठा रहे होते हैं उस सिचुएशन का, जो आपके माफियाज जो हैं वो कंट्रोल कर रहे होते हैं और उनको अपनी मर्जी से ऊपर या नीचे कर रहे होते हैं चीज़ों को। जो सबसे अहम बात है ना, मैं देखिए नाजिया, ये हमारे यहाँ मिसाक मईशत की बात बार बार, मेरी राय में मिसाक मईशत हो चुका है रियासत और सियासत के दरमियान भी और रियासत, सियासत और अवाम के दरमियान भी। जो सियासी जमातें हैं, आप उन्हें देखिए कि उनके रवैये के अंदर ये तब्दीली आ चुकी है कि वो लोग जो सियासी हैं वो एक दूसरे के साथ मामलात को तय करने के लिए सियासी रास्ते इख्तियार कर रहे हैं। जो ऐसे लोग हैं जो सियासी नहीं हैं, या वो शरपसंद टोला है या वो कोई ग्रुप है या प्रेशर ग्रुप है या उसको जो भी नाम दे दीजिए, वो अपने तई कुछ भी करता रहे। आपने देखा कि अवाम का जो रिस्पांस है, ये अभी कल की बात है ना, हम कल की बात कर रहे थे, 9 मई का जो रिस्पांस है अवाम का, उसी को देख लीजिए कि किसी शहर में आपको 2, 4, 5, 7 बंदे जो है वो रैलियां करते नजर आएंगे, कोई 10-15 मोटरसाइकिल नजर आएंगे। इसके अलावा मेजॉरिटी ऑफ पीपल जो हैं वो इस तरह के किसी धंधे में अब मुलव्विस नहीं होना चाहते। तो मेरी नज़र में ये जो अवाम का जो मैच्योरिटी है या अवाम ने जो कुछ देख लिया है, अवाम का जो रिस्पांस है, ये अवाम का रियासत के साथ ये मिसाक मईशत है। और जो सियासी जमातें मिल बैठकर इस वक्त आपके सामने कोalition गवर्नमेंट बना रही हैं, जो PDM से मामला शुरू हुआ, निगरान हुकूमत के दौर से गुजरा और आज जहां पहुंचा है, वो वाज़े बता रहा है कि तमाम तर सियासी कुव्वतें जो हैं इस मुल्क की, वो जो है वो अपनी मईशत के मामले के ऊपर एक दूसरे के साथ इकट्ठी खड़ी नजर आती हैं। सो मेरी नज़र के अंदर मिसाक मईशत इस मुल्क में हो चुका है, क्योंकि आपको पॉलिसीज़ भी नज़र आ रही हैं, पॉलिसीज़ का तसलसल भी नजर आ रहा है, उनके ऊपर इंप्लीमेंटेशन भी नजर आ रही है। आज देखिए कि जो वजीर आज़म साहब ने जो ट्रेड काउंसलर्स को मेरिट की बुनियाद पे उनसे प्रोग्रेस रिपोर्ट उनकी ली है कि जो मेरिट पे काम करेगा, जो पाकिस्तान की मईशत में अपना हिस्सा डालेगा, जो उसके लिए एफर्ट्स पुट करेगा एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए, उनको जो है वहाँ पर तैनात किया जाएगा या उनको इनाम दिया जाएगा। लेकिन जो लोग ये सही तरीके से अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर रहे, उन्हें वहाँ से इन पोजीशन से हटा दिया जाएगा। सो मेरी नज़र के अंदर जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है, जो निज़ाम है उसको नाफिज करना बहुत ज़रूरी है। मईशत की बेहतरी के साथ साथ इन चीज़ों को भी देखना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से की जनाब हम बढ़ रहे हैं और बात कर रहे हैं हम PTI की, जो कि हमें कौमी इदारों की के साथ जो टकराव है उनका वो वाज़े तौर पे हमें नज़र आ रहा है, जो यकीनी तौर पे ना उस अपनी जमात के लिए फ़ायदे में है और ना ही मुल्क के मुफाद में है। हम ये देख रहे हैं कि मुसलसल बारहा हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात की दावत के बावजूद कभी ये कहा जा रहा है कि हम किसी भी जमात के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं हैं, कभी ये कि हम मशरूत मुज़ाकरात करेंगे, कभी ये कि हम सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ मुज़ाकरात करेंगे और कभी ये कि हम जो है किसी भी किस्म की जिम्मेदारी कबूल करने के लिए तैयार नहीं है, हमारी ये शराइत है उसको पहले माना जाए। अब जो नई बात है वो ये है कि सदर जो साबिक सदर रहे हैं डॉक्टर आरिफ अलवी, उनको उनकी जमात की जानिब से ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो मुज़ाकरात के लिए
राह हमवार करें, उन दरवाज़ों को खोलने की कोशिश करें। हर रोज़ एक नई बात पीटीआई की जानिब से नज़र आती है। ऐसा लगता है कि बहुत कन्फ्यूजन है, लेकिन असल मामला क्या है, अपने पैनलिस्ट की जानिब लेके जाऊँगी। शनीला, क्या साबिक सदर अपनी जमात को बेलचक सियासी रवैयों में तब्दीली के लिए आमादा कर सकते हैं? बात ये है नाज़िया कि इस पार्टी के जो हेड हैं, सबसे पहले तो उनकी पता चलना चाहिए कि क्या वो सियासी अपना रवैया अपनाना चाहते हैं कि नहीं अपनाना चाहते हैं। वो अपनी सियासत को बंद गली की तरफ लेके जाना चाहते हैं, या वो दूसरी सियासी जमातों के साथ बैठ के अपनी जमात को सियासी जमात बना के उसके लिए कोई राहें हमवार करना चाहते हैं। देखिए, सियासतदान जो होता है उसकी बका इसी में कि वो सियासत करे। वो सियासतदान जो होता है वो हाथ में बंदूक नहीं पकड़ सकता, ना ही वो डंडे लेके जाके तोड़फोड़ करके, इंतशार करके, कत्लो गारतगरी करके, तोड़फोड़ करके कोई अपना मकसद हासिल कर सकता है। ये इंतशारी पार्टियां प्रेशर ग्रुप करता है, सियासतदान नहीं करता। सियासतदान हमेशा मुज़ाकरात की तरफ जाते हैं, एक मेज पे बैठते हैं, कोalition गवर्नमेंट बनाते हैं, मिल के चलते हैं, मिल के पॉलिसीज बनाते हैं। पीपल्स पार्टी और नवाज लीग अभी जो इलेक्शन हुए, आपने देखा कि उन्होंने अपने अपने मंशूर के ऊपर इलेक्शन लड़ा। उनकी एक दूसरे के खिलाफ जब कैंपेन थी, एक दूसरे के खिलाफ चलाई गई, लेकिन मुल्क के मुफाद के लिए, इस मुल्क के मईशत के मुफाद के लिए, इस मुल्क में इस्तेहकाम के लिए वो आज कोalition में बैठे हुए। कोalition में जितनी जमातें हैं उन सब ने अपने अपने मंशूर के ऊपर इलेक्शन लड़ा था ना। कोई कोalition इलेक्शन वाला तो नहीं था, ये तो अब बाद में आके बना है। तो पीटीआई को भी अब ये सोचना होगा कि आप अपने उस रवैये से निकलें। कल भी देखा कि जो केपीके के वजीर आला थे, उनका जिस तरह उन्होंने धमकियां दी हैं, जिस किस्म का उन्होंने रवैया अपनाया, जो तकब्बुर था उनका, फिर बानी पीटीआई जो है वो जिस किस्म की स्टेटमेंट दे रहे हैं, उससे ये लग नहीं रहा कि वो मुज़ाकरात की तरफ जाना चाह रहे हैं। आपको ये रवैया तर्क करना होगा, हर वक्त ओपोजिशन में नहीं रहना कि अगर आप हुकूमत में भी हैं तो आपका रवैया ओपोजिशन वाला होगा। आप ओपोजिशन में तो जाहिर है फिर आपने इंतशार की तरफ जाना होता है, फिर आपने धरने और एहतजाज की तरफ जाना होता है। तो सियासत के अंदर ही बका है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आरिफ अलवी साहब जो हैं वो उनको जाके मना सकें, या वो इस बात के ऊपर आमादा हो जाएं कि वो हुक्मरान जमात की तरफ आएँ, वहाँ पे जो जमातें उनके साथ मिलके बैठे हैं, क्योंकि उन्हीं का माजी का रवैया है कि जी मैं दहशत गर्दों के साथ, तालिबान के साथ बात कर लूंगा, मैंने इनके साथ नहीं बैठना। तो उस रवैये के साथ जो होती है ना, बात आगे नहीं बढ़ सकती है। अब उन्होंने अगर वो चाहते हैं कि उनकी जमात जो है वो सियासत करे, उनकी जमात जो है वो मिलके चले फेडरल के साथ, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि बानी पीटीआई जो उनका रवैया तब्दील हो। डॉक्टर साहब, इतनी कन्फ्यूजन है पीटीआई के अंदर, इन तमाम तर कन्फ्यूजन के बावजूद एक की स्टेटमेंट और है, दूसरे की और है, तीसरे की और है, क्या कोई भी एफर्ट कामयाब हो सकेगी? देखिए, वहाँ उस जमात के अंदर एक कशमकश है जिसका आप इशारा कर रही हैं, ताकत के हसूल की। उसमें बहुत सारे जो इंटरेस्ट ग्रुप हैं वो आपस में लड़ रहे हैं। अब इतला ये है कि शिबली फराज और गंडापुर वगैरह ये इनके हुकूमत से राब्ते हैं या किसी से राब्ते हैं, और वहाँ इनकी कोई बातचीत चल रही है। अब जो बानी पीटीआई हैं उनकी परेशानी ये है कि वो क्यों ऐसा कर रहे हैं, और अगर ऐसा कर रहे हैं तो उनकी अहमियत क्यों बन रही है, और अगर अहमियत बन रही है तो इन दी एंड क्या उसका जो समरात हैं इस राब्तों के, क्या उनकी झोली में गिरेंगे? तो उनकी झोली में तो नहीं गिरने चाहिए, फिर किसकी झोली में गिरने चाहिए? इतला ये है, बानी पीटीआई ये चाहते हैं कि अगर मैं नहीं हूँ तो मेरी बेगम है, फिर उनको आप नंबर 1 बनाएं पाकिस्तान में। एक तो उनकी ख्वाहिश ये है, और इस ख्वाहिश के लिए डॉक्टर आरिफ अलवी को वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब क्या ऐसा मुमकिन हो सकेगा? तो अब जो हमें रियासत बता रही है, रियासत के स्टेक होल्डर्स बता रहे हैं, पाकिस्तान के जो ज़िम्मेदारान हैं उनका जो मूड बता रहा है वो ये है कि हमने इस मुल्क को चलाना है, डबोना नहीं है। तो कैसे चल सकता है? वो इस तरह से चल सकता है कि आप इदारों को मजबूत करें और मुल्क को आगे लेके जाएं। लेकिन अगर एक शख्स ज़िद करके बैठा रहेगा और वो कहेगा कि ना मैं पार्लियामेंट पे एतबार करने को तैयार हूँ, न मैं हुकूमत पर एतबार करने को तैयार हूँ, मुझे तो किसी और से रब्ता करना है, जिसके मुख्तलिफ लोगों ने बात कही आ गया ना, है ना? नहीं, तो उसका जवाब ज़रूर आ गया है, लेकिन उनकी अभी भी यही ख्वाहिश है। और आरिफ अलवी को बीच में लाने का मकसद ही ये है कि वही कुंडी एक दफ़ा फिर खटखटाई जाए। तो असल बात यह है, आरिफ अलवी का इम्तिहान इस बात में होगा कि क्या जिस आदमी का वो नुमाइंदा बन के अब मुतहर्रिक होंगे, क्या वो उसको बदल सकेंगे, उसको किसी मुआहदे की मेज़ पर ला सकेंगे,
पाकिस्तान में जमहूरियत और इस्तेहकाम के लिए अगर तो ये कर सकते हैं तो फिर तो कोई पेशरफ्त हो सकती है, वरना वाहिद हल ये है कि पाकिस्तान की तरफ आए, आइन, पार्लियामेंट और जमहूरियत की तरफ आए, यही आगे बढ़ने का रास्ता है। बाबर गौसे साहब, कैसे देख रहे हैं आप साबिक सदर की एफर्ट को? कोई इम्कानात नज़र आ रहे हैं आपको अगर वो काविश करते हैं अपनी तरफ से, क्योंकि उनकी पार्टी में मुतज़ाद जो है वो सोच पाई जाती है, तो अगर वो कोई एफर्ट करते हैं तो क्या उसको एक्सेप्ट किया जाएगा विद इन द पार्टी भी? जी देखें, जो डॉक्टर आरिफ अलवी अगर उनकी बात करें ना, एक वाइज इंसान है, हमें उनसे मिलने का बड़ा मौका मिला जब प्रेसिडेंट हाउस में जाने का, इसके अलावा भी बाहर भी। तो अभी इमरान खान साहब ने जो एक हमेशा वो ट्रम्प कार्ड खेलते हैं, वो हमेशा देखते हैं कि जो मेरे काम आ सकता है उसको आगे कर देते हैं। पहले शेर अफजल मरवत थे, क्योंकि कोई उनकी वकला में से कोई आगे होने को तैयार नहीं था तो उसको भी उन्होंने पीछे कर दिया। अब डॉक्टर आरिफ अलवी को वो इसलिए बना रहे हैं कि वो ये समझते हैं कि वो अभी प्रेसिडेंट जो है रिटायर्ड हुए हैं और उसके बाद जो हैं उनके जो इस्टेब्लिशमेंट और दूसरे लोगों के साथ अभी रवाबत है, क्योंकि वो एक दूसरे के साथ मिलते भी हैं, यकीनन अभी उनको महीना डेढ़ भी नहीं हुआ, तो इसलिए वो समझते हैं कि शायद ये मेरे लिए कोई काम कर सकें। लेकिन ऑफ दी रिकॉर्ड जब हम बात कर रहे थे तो डॉक्टर साहब ने कहा कि वो तो प्रेसिडेंट होते हुए कोई नहीं कर सके, तो अब क्या करेंगे। लेकिन चूंकि हमेशा इमरान खान को कोई ना कोई चीज़ आगे होप दिलवाते हैं कि हम ये कर लेंगे। बात बड़ी सादा है कि आप मुज़ाकरात अगर करना चाहते हैं तो प्राइम मिनिस्टर हाउस जाएँ। जो राना सनाउल्लाह साहब कह चुके हैं कि हमें कह दें, हम खुद चल के आपके पास मुज़ाकरात करने के लिए आ जाते हैं। और ये हल जो है, या ये जो भी इस वक्त वो चाह रहे हैं कि इमरान खान को कोई रिलीफ मिले, तो उसका हल सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है, वो मुज़ाकरात है। और मुज़ाकरात हुकूमत से करने हैं और हुकूमत ही रिलीफ दे सकती है, बाकी कोई और लोग रिलीफ नहीं दे सकते। ठीक है नौशाद साहब, सर मैं ब्रीफ आंसर आपसे चाहूँगी, टाइम मेरे पास थोड़ा महदूद है। क्या बानी पीटीआई अपनी बेलचक जो उनकी एटीट्यूड है, जो उनका रवैया है सर, जो सोच है, उसमें वो तब्दीली आपको लाते हुए नज़र आ रहे हैं? क्योंकि किस सोच हमें रुकावट नज़र आ रही है सर तमाम तर प्रोसेस को आगे जाने में? नहीं, किसी किस्म की तब्दीली जो है ना मुझे नज़र आ रही है और ना आइंदा मुस्तकबिल में कोई मुझे उम्मीद है कि उसके अंदर कोई तब्दीली आएगी। क्योंकि उसकी वजह यह है कि देखिए उनको ना ये जो खेल उन्होंने खेले हैं ना, उनको सिर्फ यही अंदाज आता है खेल खेलने का, और वो इसी के अंदर से अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और अभी भी मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो कभी आरिफ अलवी साहब, कभी शिबली फराज साहब, कभी अली अमीन गंडापुर, कभी असद कैसर, कभी किसी का नाम, कभी ये बेसिकली उनको मुज़ाकरात नहीं करने, ये बहुत लीथल खेल खेला जा रहा है। शायद 9 मई से ज़्यादा ख़तरनाक खेल खेलने की कोशिश की जा रही है। ये साइकोलॉजिकली वो अपने वोटर को तैयार कर रहे हैं इस बात के लिए कि एक तरफ वो कहते हैं, उनके लोग ये बात करते हैं कि इस मुल्क में जो ताकत का मंबा है वो ये लोगों को बताना चाहते हैं कि वो कौन है। वो ये बताते हैं कि ये हुकूमत नहीं, ये कुछ कोई और ताकत है, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो हुकूमत को भी इसी एक एक्शन के अंदर हुकूमत को भी थोड़ा सा वो जैसे कहते हैं ना कि अंडरमाइन कर देते हैं, और हुकूमत की जो वैल्यू और वर्थ है लोगों के जहनों में, वो उसको भी साइकोलॉजिकली वहाँ से ख़राब करते हैं, ताकि लोग हुकूमत की जो है ना वो रिस्पेक्ट ना करें या हुकूमत को तस्लीम ना करें। और साथ ही साथ वो उन लोगों को भी ख़राब करने की कोशिश करते हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो उनसे मुज़ाकरात करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अवाम की नज़रों में जो जमहूरी सिस्टम है उसके अंदर मुज़ाकरात सिर्फ हुकूमत से होने चाहिए। तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो तरीकाकार वो ऑप्ट कर रहे हैं, ये बहुत ख़तरनाक खेल है, वो जिसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये 9 मई भी इसी वजह से हुआ था कि आपको याद होगा कि उनकी गिरफ्तारी से पहले भी और उनकी गिरफ्तारी के बाद भी ये तमाम बातें कही जाती रही हैं कि ये नहीं करोगे तो वो होगा, वो नहीं करोगे तो ये हो जाएगा। तो आखिरकार उन्होंने लोगों की जहन साजी की। अब भी एक मखसूस तरीके से एक जैसे कहते हैं टेक्निकली वो एक ख़तरनाक किस्म की वो जो है ना वो जहन साजी कर रहे हैं अपने वोटर की, ताकि वो जो लोग जो 9 मई से डर गए, जो लोग इलेक्शन में उस तरह से उन्होंने रिस्पांस नहीं किया, या जो अब रैलीज के अंदर उनको पता चल रहा है कि लोगों का रिस्पांस नहीं आ पैगाम दे चुकी है कि अब इस तरह की दोबारा किसी भी एफर्ट को जो है वो आईनी हाथों से कुचला जाएगा, उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। सजाद साहब, मैं आपकी जानिब आऊंगी सर, जो बेलचक रवैया इस वक्त पीटीआई का हमें नजर आ रहा है, क्या आपको नहीं लगता कि ये जमात जो है अपने आप को एक बंद गली की तरफ लेके जा रही है जिधर से फिर कोई रास्ता नहीं होगा इनके पास? अब वो रास्ता खोलने की जो कोशिश कर रहे हैं, ये जो अभी ताज़ा तरीन उन्होंने जिम्मेदारी दी है अपना अलवी साहब को, वो इसीलिए दी है कि ये जो बंद गली है इसमें से कोई खिड़की खोल सकें, लेकिन पॉसिबल नहीं होगा। मुझे याद है जब वो सदर थे आरिफ अलवी साहब,
اس وقت بھی عمران خان صاحب کے لوگ کہتے تھے کہ عمران خان کو بہت گلہ ہے علوی صاحب سے کہ وہ رول نہیں پلے کر سکے جو ان کو کرنا چاہیے تھا. وہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان صاحب کی آپس میں صلح نہیں کرا سکے. انہوں نے نئی گورنمنٹ کی ووٹ ٹیکنگ کر لی. انہوں نے پریزیڈنسی کا جو نئے صدر تھے ان کی ووٹ ٹیکنگ میں چلے گئے. تو گلے شکوے تو ان کو عارف علوی صاحب سے بھی تھے, کیونکہ جو بھی بندہ ان کی پارٹی کا ذرا سا بھی مصالحتی رویہ اپناتا ہے وہ ان کے کاغذات میں سے مطلب اس کے اوپر کانٹا لگ جاتا ہے. ابھی شیر افضل مروت کے ساتھ بھی تو ایسا ہی ہوا نا. تو بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے یہ جو اگر کوئی نیا ٹاسک دے رہے ہیں علوی صاحب کو, تو شاید اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے صاف انکار کے بعد اب وہ سیاسی جماعتوں کے ساتھ سیانی بلی کھمبا نوچے کی طرح کوئی بات کرنے کا ایک سلسلہ شروع کریں گے. اور علوی صاحب جو ہیں وہ علوی صاحب کی زندگی ساری اور ان کا اگر سیاسی کردار دیکھا جائے تو وہ بڑا ہومیوپیتھک ہے. وہ کوئی ڈیسائسو کبھی بھی نہیں رہے. شہزاد صاحب میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں, ایک کوئک کامنٹ آپ کا چاہیے. ہم نے دیکھا کہ کل بھی یہ بات ہوئی کہ جب تک پی ٹی آئی اپنے رویے کی معافی نہیں مانگتی بات آگے نہیں جا سکتی. تو بانی پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنے رویے کی معافی مانگیں گے آپ کے خیال میں؟ کبھی بھی نہیں, اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بند گلی کبھی ختم نہیں ہوگی. ہاں وہ ایک وقت آئے گا جس وقت کا ان کو بانی پی ٹی آئی کو انتظار ہے کہ جیسے جنرل پاشا اور دوسرے لوگوں نے ان کا ہاتھ پکڑا تھا اور تیسری آپشن ان کو بنا کر آگے لے کر آئے تھے, ان کو انتظار ہے کہ شاید وہ وقت جلدی آ جائے. مجھے اب وہ وقت آتا ہوا نظر نہیں آ رہا. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. اسلام آباد اور لاہور میں موجود میں تمام پینلسٹ میں آپ کو شکریہ ادا کرتی ہوں, آپ پروگرام میں موجود رہے. ناظرین آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ساتھ دیا. باخبر سے فی الوقت اتنا ہی. دعا میں یاد رکھیے گا. ناظر خان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.